अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान में 2 रोज से टेलीग्राफ की इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुतालिक स्टोरी शह सुर्खियों में है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का यह आर्टिकल इतना उदम न मचाता जिसमें इस बात का जिक्र शामिल कर दिया गया कि बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत दिखाने पर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटा दिया था। बल्कि मसला तो उस तरदीद से बना जो गैर मुतवक्के तौर पर इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ के आर्टिकल को टैग करके ट्वीट की है। इमरान खान ने इस वाक़े को सिरे से ही झुठला दिया कि जनरल आसिम मुनीर ने कभी उनको उनकी अहलिया के करप्शन से मुतालिक सबूत दिखाए और इसकी वजह से उन्होंने उनको ओहदे से हटा दिया, जबकि यह वाक़या हकीकत पर मबनी है क्योंकि इसकी तस्दीक खुद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक से ज़ायद मरतबा कर चुके हैं। वो ये भी बताते रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को हटाने पर उन्होंने इमरान खान को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इमरान खान कायल नहीं हुए। इसलिए ओहदा संभालने के 8 माह बाद ही सैयद आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाना पड़ा। इमरान खान अब इस वकूए को झुटला रहे हैं तो कुछ ऐसे बुनियादी सवालात उठ खड़े हुए हैं जो इंतहाई गौर तलब हैं। यह सवाल यह है कि अगर इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को बुशरा बीबी की करप्शन से मुतालिक फाइलों की हटाया, बतौर वजीर आजम DGISI और हटाने की कोई तो वजह होगी, वो वजह क्या थी? यह सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि खान साहब हर वक्त बरतानिया के निज़ाम इंसाफ की मिसालें देते थकते नहीं हैं। टेलीग्राफ के आर्टिकल से इतना ही मसला है तो ट्वीट पर तरदीद करने के बजाय टेलीग्राफ पर मुकदमा क्यों नहीं करते हैं? यह सवाल यह भी है कि 8 माह बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कोर इंटेलिजेंस अफसर को हटा दिया जो DGMI भी रह चुके और इस जिम्मेदारी के लिए हर हिसाब से मौजूद थे। उनको हटाने के लिए आप रोज जनरल बाजवा से रुजू करते थे। अगर यह वाकया गलत था तो गुज़श्ता 3 साल और खासकर 1 बरस के दौरान इस टॉपिक को लेकर पाकिस्तान में मुतादिद आर्टिकल्स लिखे गए, व्लॉग्स हुए, टीवी प्रोग्राम्स हुए, तब इमरान खान ने इसकी तरदीद क्यों नहीं की? क्या इस तरदीद का मकसद 9 मई के वाकयात से जान छुड़वाना तो नहीं है और ताल्लुकात को दोबारा मामूल पर लाना तो नहीं है? क्या इस तरह से क्रैक्स हील हो जाएंगे? अब इस मामले पर अब से कुछ देर पहले पार्लियामान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि वो ये जानते हैं कि उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर और आज के आर्मी चीफ को जब बतौर DGISI हटाया गया तो सिर्फ इसी वजह से हटाया गया था कि उन्होंने इमरान खान की अहलिया के करप्शन के सबूत उनको दिखाए थे। न्याजी ने सफेद झूठ बोला है। बिला खौफ तरदीद ये कह सकता हूँ, मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान न्याजी जो उसको वजीर आजम थे झुरलू इलेक्शन की बुनियाद पर उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं और उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा। उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं आज आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि इमरान न्याजी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफेद झूठ बोला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी जिद, अना और हठधर्मी की वजह से इस बंद गली में आ चुके हैं जिससे निकलने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वो माफी मांगने या नादिम होने की बजाय मुसलसल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो अब भी बार बार इदारों को उसी शद्दोमत से ललकार रहे हैं जैसा उन्होंने साने 9 मई से और इससे कब ललकारा, लेकिन अब खेल जरा मुख्तलिफ हो चुका है। उनकी इस हठधर्मी और गलत पॉलिसीज की वजह से उनकी अपनी पार्टी शदीद टूट फूट का शिकार है। उनके सैकड़ों कारकुनान और दर्जनों रहनुमाओं से शदीद नाला हैं और पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। फिर चौधरी वजात, फैजुल्ला कमोका और सईदुल हसन शाह समेत अहम रहनुमाओं ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आने वाला वक्त में आप पूरे खानदान को इकट्ठा देख सके। नहीं, मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं। आपने कभी मुझे देखा PTI में? मैं PTI का मेंबर, मैं आज तक मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। लगता है कि जिन्होंने दरारें डाली हैं वही दरारें ठीक कर रहे हूँ। मैंने सियासत छोड़ दी है और तमाम ओहदों से रिजाइन कर दिया। एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन अपने मुल्क को डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करना चाहता हूँ। अपने हल्का के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करते हुए और अपनी बहादुर फौज से यकजहती का इजहार करते हुए PTI की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। PTI से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अभी मैंने फैसला करना है कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है या मैंने नहीं करनी है। अब इमरान खान के कुछ खैर खा ऐसे भी हैं जो इन वाकयात की मजम्मत करने के अलावा उनको संजीदा मशवरे भी दे रहे हैं। इनमें एक जलील शरकपुरी भी शामिल है जिन्होंने इमरान खान को आखिरी मशवरा दिया है। वो आखिरी मशवरा क्या है, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता हूँ। मशवरा मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं पाकिस्तान की और अगर चाहते हैं तहरीक इंसाफ को अमली रोल इसका पॉजिटिव रहे, इसकी क्यादत छोड़ दें, सरपरस्ती फरमाएं, तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है शाह कैची के सपुर्द करें, असद उमर साहब के सपुर्द करें और चौधरी परवेज लाई साहब के, और फ्यूचर में ये ऐलान कर दें जितना मैंने सोचा है इसके अलावा मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नजर नहीं आता।
अब मशवरा ये कि तहरीक इंसाफ की बका चाहते हैं तो पार्टी की क़यादत छोड़ दें, पार्टी शाहमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले करके बैरून मुल्क चले जाएं। दूसरी जानिब हुकूमत अब तो ये तहैया कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसकी मिसाल हमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के रीसेंट स्टेटमेंट्स में मिलती है। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। वो कहता है मैं कैद में था, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था। उसको वो जाली आजम स्वाति का टेलीफोन तो उसको करना याद था, उसके पास टेलीफोन की सहूलत थी, वो भी उसको याद था। बाहर लोग जो उसकी इंस्ट्रक्शंस पे तबाही और बर्बादी कर रहे थे, हमारी कौमी शनाख्त को मस्क कर रहे थे, वो उसको याद नहीं, उसके तो कान बंद हो गए। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जिन्होंने फौज की तंसीबात पे हमला किया है, जिन्होंने हमारी फौज को ललकारा है, उनको जो है उसी तरह ट्रीट कर किया जाएगा। वही सजा जो कानून और कायदे में पाकिस्तान के दुश्मन जो है उनके साथ जो किया जाता है। बहुत इस वक्त इमरान खान को आखिरी मशवरा देने वाले रहनुमा तहरीक इंसाफ जलील अहमद शरकपुरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जलील शरकपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपने आखिरी मशवरे में ये कहा है कि इमरान खान को पार्टी की क़यादत छोड़कर शाहमूद कुरैशी को कमान सौंप देनी चाहिए। आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके लिए ब्रांड इमरान खान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो क़यादत छोड़ दें और शाहमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो पार्टी बच सकती है? नहीं, देखिए, मेरी मोहब्बत है खान साहब से, और जब मैं देख रहा हूँ कि जब एक कुव्वतें सारी इकट्ठी हो गई एक तरफ, और खान साहब की अपनी जो तबीयत असूल पसंदी वाली है, जिसमें लचक नहीं वो दिखा रहे और लचक नहीं है तबीयत में, उसकी वजह से एक इंतशार हो रहा है। और फिर मिलिट्री के साथ जो उन्होंने क्लैश बना लिया, जिसमें मैं खान साहब की गलती समझता हूँ कि अदम एतमाद हुआ, वो तरीके इंसाफ अदम एतमाद कंट्रोल नहीं कर सकी, वो मिलिट्री के ऊपर डाल दिया, और उनको फिर पब्लिक के अंदर एक रिएक्शन मिलिट्री के खिलाफ पैदा हो गया, जो मैं तो पहले दिन से पार्टी में कहता था कि खान साहब क्यों जब संभाल खुद नहीं सके तो मैं तो हो गया, बस बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन अब जो चीजें हो गई हैं, वो खान साहब का पीछे हटना तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। उसका हल यही फिर मैं समझता हूँ कि जब हमें अपना वतन भी अजीज है, खान साहब से भी मोहब्बत है, तो वो पीछे रह कर मलका बरतानिया की तरह अगर सरपरस्ती करें और आगे कमान अपने दूसरी टीम को अगर दे दें। असद उमर साहब हैं, शाहमूद कुरैशी साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, और ऐसे 2 4 6 ऐसे जिम्मेदारान उनकी नज़र में यकीनन है जो बेहतर चला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, अदारों के लिए शायद काबिल कबूल हुए और नेगोशिएशन करके प्लस माइनस करके कुछ रास्ता सुकून वाला निकालें। अच्छा, वैसे आपने मलका बरतानिया की एग्जाम्पल दी है, वैसे अब तो वहाँ पे शाह चार्ल्स आ गए हैं, और शाह चार्ल्स की तरह अगर इमरान खान साहब बैठ जाएंगे, वैसे तो ये शहनशाही जो आप इमरान खान को दे रहे हैं वो तो बड़ी सेरेमोनियल है बरतानिया के अंदर। यहाँ पे इमरान खान साहब जो है उस तरह के सेरेमोनियल सा कोई होता जी कि मलका बरतानिया या शाह नए जो आए हैं उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है पुलिस के ऊपर, अदारों के ऊपर। वो जो असेंबली जो करती है, प्राइम मिनिस्टर जो करता है वही करता है। तो इसी तरीके से एक जब एक एग्जाम्पल है, वो तो एक एग्जाम्पल समझाने के लिए होती है ना, कि पीछे बैठने का मतलब ये नहीं है कि लात अलग हो गया, लेकिन आप जिम्मेदारी जो है वो अपनी दूसरी टीम पे दें, जो छोटी मोटी नेगोशिएशन करके रास्ता निकालें अमन का। अभी जो क्लैश हो गया है, और मैं समझता हूँ इसमें खान साहब की तबीयत का बहुत ज्यादा दखल है, जो अमेरिका के साथ भी लड़ाई खाम का डाल ली, अदारों के साथ डाल ली, तो ये चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी मतलब क्या कर, शाहमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी तबीयत है उनकी, चौधरी परवेज अली साहब उनके पास बड़े एक मंजे हुए सियासतदान आ गए। तो अगर ये इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए और वो प्लस माइनस करके अदारों को निजाम को चलने दें। वैसे शरकपुरी साहब, जितने नाम आपने गिनवाए हैं, चौधरी परवेज इलाई इज कंसर्न पार्टी सदर हैं, अभी तक के सारे मामले में कई चौधरी परवेज इलाई दिखाई नहीं दिए। आज चौधरी वजाहत की विकेट भी गिर गई है, उन्होंने भी दोबारा से काफ लीग में रखते सफर बांध लिया है, वो काफ लीग को फिर एक बार प्यारे हो गए। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाई भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकता? अगर उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा जाए, वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के दस्तरास बन के काम करते रहे। खान साहब की तबीयत में सख्ती रही तो फिर शायद कुरैशी साहब की भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए कि मैं साथ नहीं चल सकता। लेकिन ना, ये लचक पैदा करनी पड़ेगी, और मैं मोहब्बत से कह रहा हूँ, और मैं जो चीज सोच समझ के मशवरा देता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जितनी मेरी मुलाकातें हुई, हमेशा किसी ना किसी इशू के ऊपर बात की, और वो बात भी बड़े अच्छे तरीके से सुनते थे, मुस्कुराते भी थे, बात को पसंद भी करते थे।
लेकिन अफसोस यह कि वो अमल नहीं करते थे। तो लेकिन खान साहब के अपने अंदर ना लालच है, ना उनके अंदर कोई गर्ज है। हाँ, विजन उनका स्ट्रांग है माशाल्लाह, लेकिन एक्टिव जो रोल अदा करना होता है वहां आके एरर आ जाता है उनकी तबीयत की वजह से। तो उसका फिर अभी जो रास्ता कैसे निकलेगा, जब अभी मिलिट्री को उन्होंने खिलाफ कर लिया जो नहीं होना चाहिए था, मतलब अदम एतमाद हुई तहरीक इंसाफ की नलायकी की वजह से, साफ बात है। अच्छा शरफ कोई साहब, खान साहब इस वक्त इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? देखिए आप कह रहे हैं कि पार्टी में सेम वॉइसेस है, शाहमूद कुरैशी जैसी, असद उमर जैसी, दीगर ये सब लोग इस वक्त जो है वो एमपीओ के तहत गिरफ्तार भी है। तो खान साहब इस वक्त इंस्ट्रक्शंस किससे ले रहे हैं? मेरी जो असेसमेंट है, खान साहब सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं, मशवरा एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि अगर हम हमारे लिए रोशन मिसाल तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नहीं हो सकती। आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अपने फैसले सहाबा के मशवरे से अमेंड की, और सहाबा के मशवरे से, वो ये नहीं कि सरकार को कुछ जरूरत थी किसी की, वो तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल अता फरमाई ना। फिर खान साहब कहते हैं मैंने इधर ही रहना है, मैं क्यों कहीं जाऊं। आका तो जहां सल्लल्लाहु अपना भाई घर मक्का छोड़ के मदीना मजबूरन चले गए ज़ाहिरी तौर पे, जो ज़ाहिरी हालात थे, तो हमारे लिए एग्जाम्पल दिया ना कि कहीं आप नहीं रह सकते तो हिजरत करके भी तुम्हारा आप अपना। अच्छा, आपने मशवरा इमरान खान साहब को दिया है कि आपको पार्टी क़यादत शाहमूद कुरैशी को सौंप के खुद बैरून मुल्क चले जाना चाहिए, तो आप समझते हैं कि इमरान खान का यहाँ रहना मुश्किल है? जो आज से 4 हफ्ते पहले की सिचुएशन थी, मैं ये बार बार पैगाम भेज रहा था मुख्तलिफ तरीकों से कि खान साहब को मुल्ला उमर की तरह या तो रूपोश हो जाएं या फिर इमाम खमीनी की तरह मुल्क छोड़ दें, इसके अलावा कोई हल नहीं। बार बैठ के कमान करें और यहाँ बैठेंगे तो हालात खराब होंगे। अभी मुझे बताएं, जो इतने बच्चे शहीद हो गए खान साहब के रहने की वजह से, अदारों ने तो, और जब अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही या अदालतें अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, तो खान साहब का किसी और का क्या करेंगी। तो ऐसे हालात में फिर रास्ता क्या निकालना नहीं चाहिए? क्या मुल्क को आग लगा देनी है? तो हमारा मुल्क है, अब जो जिन माओ के बच्चे शहीद हो गए उन बेचारों का क्या हाल हुआ, जिनके गिरफ्तार हो गए खाम खा, उन बेचारों के घरों में जाके देखना क्या हो गया। तो फिर इसको अमन का रास्ता तो निकाल लेना। अगर खान साहब मेरे उस मशवरे पे मुल्क से बाहर चले तशरीफ ले जाते, ये कोई बुज़दिली वाली बात नहीं होती, हिकमत वाली बात होती है। तो आप आम कारकुनान की बात कर रहे हैं, उनके बूढ़े वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं। यहाँ पे तो शीरी बाजारी साहिबा की जो बेटी हैं ईमान हाजिर बाजारी, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को अपना और अपनी एहलिया की फिक्र है सिर्फ, और जो क़यादत पकड़ी हुई गिरफ्तार है वो कहती है मेरी वालदा का तो जिक्र तक नहीं किया। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं? दिन आए हैं, अगर वो मेरे आखिरी उस मशवरे पे अमल कर लिया होता, ये दिन ना देखना पड़ता। और आज भी मैं मशवरा दे रहा हूँ, मेरी हमेशा आदत है हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके, कोई प्रॉब्लम आए मैं दुरूशी पढ़ के सोचता हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जहाँ फोकस ज़हन का हो जाए मुझे इत्मीनान होता है कि इसके अलावा कोई हल नहीं। तो अभी इसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये क़यादत छोड़ के इत्मीनान करें अपने साथियों के ऊपर और खुद पीछे बैठ के नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, दुरूशी पढ़ें। अगर जेल भी जाना पड़े तो सुकून से चले जाएं, कोई जेल में जाके मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी भी जेल में रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग जेल में रहे हैं। अच्छा शरफ फौजी साहब, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? क्योंकि चिराग तो बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, आपका पॉलिटिकल फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे? देखें, अगर खान साहब का जो स्टाइल है वो यही रहा जिस स्टाइल से चला रहे हैं, और मैं तो अदारों के खिलाफ बात करना जो है सियासी तौर पे गुनाह कबीरा समझता हूँ। और मैं नवाज शरीफ साहब से मेरा इख्तलाफ कैसी फटा पड़ा था कि गलतियां आपकी अपनी आपने अदारों में डालनी शुरू कर दी, ठीक है ना। ये तो अभी वही काम इमरान खान साहब ने शुरू कर दिया। तो मैं तो इस चीज को, अगर मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमारी जो फौज है, हमारी जो अदलिया है, उनके अंदर गलती भी हो, उनकी गलती को चौक चौराहे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, सुकून से बैठ के इस्लाह की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे तो बात चौक चौराहे से, मुल्क से पूरी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जिस तरह से इस तरह इदारों को मिलाइन किया है, ये सबके सामने। अब मुझे बताएं, आपने कहा है कि इमरान खान साहब बातें सुनते हैं, करते अपनी है और कह देते हैं कि इसके ऊपर एक्शन करेंगे, लेकिन वो बेअमल हैं। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त डिस्कस हो रही है कि उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब DGISI थे तो उनको इसलिए रिमूव किया गया था कि उन्होंने इमरान खान साहब की एहलिया की करप्शन के बारे में इमरान खान साहब को बताया था। और आज वज़ीर आज़म ने पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है और मैं बिला खौफ तरदीद इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। तो यही वजह थी, मतलब इमरान खान साहब के यहाँ जो करप्शन वाला एलिमेंट है या उनके घर के अंदर ये जो मामला है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, नहीं, करप्शन के जो मामला हैं ये तो नाजायज़ हैं। ना तो इमरान खान साहब की अपनी तबीयत में कोई करप्शन है, ना उनकी एहलिया मोहतरमा में हो सकती है। हाँ, उनके इर्द गिर्द जानने वाले, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहा हूँ, MNA रहा हूँ,
अल्लाह का शुक्र है, हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह के सदके दामन साफ रहा है। लेकिन दाएं बाएं हमारे जो दोस्त हैं वो छोटा मोटा चक्कर चला जाते हैं। तो फिर मसलन अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो उनके इर्द गिर्द बैठने वाले और उनकी ज़ौजा मोहतरमा के ताल्लुकात वाले, वो ये तो बात आम थी जब परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी तरफ? फराह गोगी की बात कर रहे हैं? जमील गुज्जर की बात कर रहे हैं? सुने मेरी बात सुन लें। जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने ये नहीं कभी सुना था कि डीसी और डीपीओ पैसे देके लगते हैं। लेकिन जब बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो यहां तक नौबत आ गई कि डीसी और डीपीओ पैसे देके लगते नहीं है। लेकिन वो पैसे ना तो उस्मान बुज़दार लेता था ना खान साहब लेते थे, तो नीचे कोई काम डाल रहा था ना, थाना तक बिकते रहे हैं। तो वो बेचने वाले खान साहब तो नहीं थे, नीचे खराबी थी, लेकिन खान साहब की गिरफ्त नहीं थी। और मैं तो इस टॉपिक के ऊपर भी खान साहब से बातें करता रहा, प्राइम मिनिस्टर हाउस आके इसका सोल्यूशन भी अर्ज किया, तो वो बिल्कुल एग्री भी कर जाते थे बातों पे। हाँ बात आपकी ठीक है, इसको सोचते हैं, लेकिन अमल नहीं किया। तो जब अमल नहीं किया तो फिर ये दिन देखने आ गए। और फिर जब अदम एतमाद शुरू हुई, किसी बंदे को इन्होंने तरला नहीं किया कि यार तुम हमारे साथ रहो। अगर जहांगीर तरीन को मना लेते, अगर अलीम खान साहब को मना लेते, और ये बात ही मैं कहता रहा कि सर अलीम खान हमारे अपने हैं, जहांगीर तरीन अपने हैं, जो अदम एतमाद कर रहे हैं जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, तो आप अपने साथियों को तो मुतमिन करें। तो फरमाने लगे नहीं वो तो कहता मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएं। तो मैंने कहा जी वो तो जो आपका फैसला वही होना है, लेकिन आप उनको राजी तो करें किसी तरीके से। नहीं किया, सोचा भी नहीं, और किसी ने किसी को फोन तक नहीं किया। तो जब आपने किसी को फोन भी नहीं किया और आपके खिलाफ अदम एतमाद हो गई, पॉलिटिकली एक फेलियर हो गया, तो फिर वो अमेरिका के ऊपर डाल देना, फिर वो अदारों के ऊपर डाल देना, ये तो सख्त ज्यादती है। मैं इसको तो कभी फेवर नहीं देता। और वही वजह है कि आज बच्चों के दिल में नफरत पैदा होगी मिलिट्री के बारे में। आज हमारे बच्चे जो है मिलिट्री की गाड़ियां लास्टली मुझे बताइएगा, जहांगीर तरीन साहब एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं, तो आपको लगता है कि पार्टी कमान अब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में भी आ सकती है जिसमें जहांगीर तरीन जैसे फ्रंट लाइनर जो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ रहे, 2018 की हुकूमत बनवाने में बड़ा रोल प्ले किया? जहांगीर तरीन साहब को राजी कर लें और अलीम खान साहब को दोबारा राजी कर लें और खुद गुजरे में चले जाएं साहब, तो मैं समझता हूं पार्टी बच भी जाएगी, पार्टी चल भी पड़ेगी। लेकिन अगर वो यही समझते हैं उन्होंने ही कमान करनी है, तो फिर अल्लाह हफ़ज़ है, फिर मतलब मेरी समझ तो बाहर है। ठीक, बहुत शुक्रिया मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब, आपके वक्त के तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां जलील अहमद शरकपुरी हमारे साथ मौजूद थे। मशवरा इमरान खान को दे रहे हैं कि खुद तौबा ताइब हो जाए, साइड पे हो जाए और शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन या फिर अलीम खान जैसे लोगों को मना के उनको पार्टी की कमान सौंप दे। अब इमरान खान इस पर कितना अमल करते हैं ये तो इमरान खान साहब पे मुनसर है। अभी कोई एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑडियो वीडियो टैब से मुतालिक जो है एक इंक्वायरी कमीशन ने आज काम शुरू कर दिया है जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस मुल्क में अदलिया कमजोर हो वहां से इंसाफ उठ जाता है। दुनिया की तारीख में जालिमों को याद नहीं रखा जाता बल्कि जुल्म के मुकाबले में इंसाफ की मिसालों को याद रखा जाता है। वतन अजीज में अदलिया का किरदार और इंसाफ हमेशा मुतनाज़ रहा है और नजरिया ज़रूरत के सतून पर मामला खड़ा दिखाई देता है। हालिया कुछ अरसे में मौसिस जज साहिबान के हवाले से कई ऑडियो लीक सामने आई जो गैर मामूली इसलिए थी क्योंकि अगर उनमें रत्ती बराबर भी सच्चाई मौजूद होती तो मुनसिफ चाहे रोज़े रोशन की तरह इंसाफ करे वो मुतनाज़ ही कहलाएगा। अब उन्हें इन्हीं मुबैना ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है। कमेटी के दीगर 2 मेंबरान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आबिर फारूक शामिल हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल, वफाकी और सूबाई इंतजामिया कमीशन की मुआवनत करेंगी। हुकूमत का कहना है कि इन ऑडियो लीक्स की वजह से आला अदलिया के जजेस की खुदमुख्तारी, गैर जानिबदारी और किरदार पर संजीदा खदशात ने जन्म लिया है और अवामी एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। वफाकी हुकूमत ने इस जुडिशल कमीशन के लिए जो TORs तय किए हैं उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब और हाजिर सर्विस जज सुप्रीम कोर्ट की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। चौधरी परवेज लाई और वकील की सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामना मुकर्रर करने की ऑडियो लीक की भी तहकीकात की जाएंगी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और एक वकील की मुअय्यना ऑडियो लीक की भी तहकीकात होंगी। TORs के मुताबिक कमीशन PTI चेयरमैन इमरान खान की अपनी पार्टी रहनुमा से सुप्रीम कोर्ट में ताल्लुकात से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो की तहकीक करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुशदावन और एक वकील की अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात मुकदमात से मुताल्लिक मुबैना ऑडियो और साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और दोस्त के दरमियान होने वाली बातचीत की भी तहकीकात करेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब और एक वकील के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के एक मखसूस बेंच के सामने केस लगवाने की गुफ्तगू की ऑडियो लीक की तहकीकात भी होंगी। कमीशन को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद से जुड़े उन इल्जामात की तहकीकात का भी कहा गया है जिनके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज हुआ जाता है।
TORs के मुताबिक मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन को तहकीकात के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। ताहम कमीशन को तहकीकात के लिए मजीद वक्त दरकार हुआ तो वफाकी हुकूमत तौसी कर सकती है। आज इस कमीशन ने बाकायदा अपने काम का आगाज की। जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस कमीशन की तश्कील के हवाले से ऑर्डर पढ़कर सुनाया और बताया कि इंक्वायरी कमीशन ये कमीशन एक्ट 2016 के तहत तश्कील दिया गया है और मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी ने दौरान इसको पब्लिक करने का भी ऐलान किया है कि ये इन कैमरा कार्रवाई का दरखास्त का जायजा लिया जाएगा और फिर इस सारे मामले को पब्लिक किया जाएगा। इस हवाले से मुतल्लिका अफराद को नोटिस जारी करने और उनकी तामील फौरी कराने की हिदायत भी की गई और कहा गया है कि नोटिस मुतल्लिका शख्स को मिलने पर इसका सबूत तस्वीर या दस्तखत की सूरत में फराहम किया जाएगा। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब ने किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है हसन अयूब साहब कि जिस वक्त में ये कमीशन तश्कील दिया गया है उस वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री खुद उमर अता बंदियाल साहब इन ऑडियो वीडियो लीक से मुताल्लिक जिस तरह के रिमार्क्स दे चुके हैं उनको सीरियसनेस का मुजाहिरा नहीं हुआ। पैरेलल हुकूमत ने कमीशन जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में तश्कील दे दिया है। आप देखते हैं कि इससे जुडिशरी के दरमियान जो ऑलरेडी क्रैक्स मौजूद हैं वो मजीद तगड़े होंगे, मजीद गहरे होंगे। देखिए कोलिजन तो बढ़ चुकी है, अब तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंची हुई थी और अब मजीद जो है अब जाहिर बात है कि एक जो बॉल है अब वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोर्ट में आ चुकी है और क्योंकि आपको मालूम है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की खुश दामन जो सास हैं जो बेगम महाजबीन नून उनकी भी जो है वो ऑडियो लीक्स हुई हुई हैं। तो यकीन तौर पर जो आज का तहरीरी हुक्मनामा आया है इंक्वायरी जुडिशल कमीशन का, उसने तो कहा है कि जो तमाम लोग जिनकी ऑडियोज आई हैं उन तमाम को नोटिस जारी किए जाएं और बजरिया कोरियर किए जाएं और जब वो रिसीव हों तो उनकी तस्वीर भी ली जाए और अगर वो रिसीव नहीं करते तो फिर उनके घरों के ऊपर वो चिस्पा कर दिए जाए नोटिस। तो ये तो बड़ा सीरियसली वो जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो कायम ये 3 रुकनी कमीशन कायम है ये इस मैटर को बड़ा सीरियसली ले रहा है और यकीनन इसके लिए इसके हवाले से जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। गो के आज 2 दरखास्तें जो हैं इस हवाले से इनके मुखालिफ इस कमीशन मुखालिफ जो है वो दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन अब देखना यह है कि क्योंकि चीफ जस्टिस का जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि उनकी अपनी फैमिली से मुतल्लिक ये मामला है और इसी तरह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की भी ऑडियो आई हुई है और उसमें एक ऑडियो के अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम दिया है। तो ये 3 जजेस के जो नाम हैं ये तो इसमें आ चुके हैं। तो ये तीनों के लिए बैठना अगर वो बेंच कायम होता है इन दरखास्तों की समाअत के लिए तो उनके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होगा। तो अब देखते हैं कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है कि क्या चीफ जस्टिस इस दरखास्त को जो है वो टेकअप करते हैं इन दरखास्तों को या टेकअप नहीं करते और अगर टेकअप करते हैं तो फिर कौन सा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है और वो बेंच के जो मेंबरान हैं क्या वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की ही जो है वो फेवर करेंगे या वो जिस तरीके से ऑलरेडी जो जुडिशल कमीशन बना हुआ है जिस तरीके से इसकी तहकीकात कर रहा है इसी तनाजुर में उसकी तहकीकात करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इस जुडिशल कमीशन के ग्राउंड्स क्या है, यानी लीगल किन ग्राउंड्स पे खड़ा हुआ है? आज ये सवाल खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और उन्होंने बताया कि इंक्वायरी ये जो कमीशन एक्ट 2016 के मुताबिक और फिर उसके बाद वजीर कानून का जो स्टेटमेंट है वो भी इस पर आ गया। लेकिन अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है तो लीगल फर्टर्निटी का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या लीगली ये स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर है? कमीशन ठीक कॉन्स्टिट्यूट किया है हुकूमत ने? देखिए ये जो कमीशन कायम हुआ है ये किसी को सजा नहीं दे सकता, ये बात बड़ी है, लेकिन अपनी रिकमेंडेशन सिफारिशात मुरतब कर सकता है और जो मुतलका फोरम होता है यानी मुतलका अथॉरिटी उसको ये मैटर रेफर कर सकता है। तो उस लिहाज से तो ये बड़ा बाख्तियार कमीशन है, लेकिन इसकी अपनी कलम के अंदर जो है वो सजा या माफी नहीं है, बल्कि माफी तो एक लिहाज से है लेकिन सजा नहीं है। हाँ, लेकिन ये रिकमेंडेशन इसकी सिफारिशात जो है ये फिर गवर्नमेंट के ऊपर देखें कि कोर्ट में बॉल आ जाएगी, फिर गवर्नमेंट ने उसको देखना है कि वो किस तरह उससे खेलते हैं या क्या उस पर सियासत करते हैं या अमली तौर के ऊपर जो है इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि जो ऑडियो है ये कौन लीक्स कर रहा है, लेकिन मामला उससे भी ज्यादा संजीदा ये है कि ऑडियो जिस किस्म की खौफनाक किस्म की ऑडियो आ रही है जिसमें बेंच फिक्सिंग का जो है वो तासुर बढ़ है। तो बुनियादी मकसद तो उसका ये है कि आवाम का एतमाद जो है जुडिशरी है उसके ऊपर बहाल करना है, आला अदलिया के ऊपर। तो हुकूमत ने तो मकसद ये बताया है, लेकिन फिर जब मकसद ये है तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स इसमें इनको मिल सकते हैं गवर्नमेंट को जो उनको जो है हुकूमत को मजबूत करेगी और जो लाइक माइंडेड जजेस हैं और वो कमजोर हो सकते हैं इस मामले में। तो ये अब देखना है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में
चीफ जस्टिस क्या इस ये दरखास्तें दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखिए नजर में तो ये लगता है कि कि हुकूमत क्योंकि चीफ जस्टिस के खिलाफ को रेफरेंस लाना चाहती है और उस रेफरेंस को बनाने के लिए उनको ग्राउंड्स चाहिए, तो ये कमीशन वो ग्राउंड्स मुहैया कर सकता है कि हुकूमत को कार्रवाई कर सके। नहीं, इसमें चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो मामला कम ही है, क्योंकि वाजे हो चुका है कि जो आर्टिकल 209 है वो बड़ा वाजे है कि किसी जज का जो आलिया सुप्रीम जुडिशरी का है उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का मामला होगा तो वो तो फिर उसके लिए जो रेलेवेंट फोरम है वो तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही है। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर इस वक्त भी जो अक्सरियत है वो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल जो उनके जो लाइक माइंडेड जजेस हैं उनकी नहीं है, बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की है। लेकिन क्योंकि चेयरमैन है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए वो मामले को एजेंडे के ऊपर ही नहीं लेकर आ रहे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से जो तमाम बार काउंसिल्स ने रेफरेंस दायर किए हैं वो रेफरेंस ही टेकअप नहीं कर रहे, बल्कि इस हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने तो एक लेटर भी लिखा हुआ है चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल को, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मामले को टेकअप नहीं किया। तो अब उसके लिए यानी उसके रद्द अमल में गवर्नमेंट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है 2016 कह रहे हैं, ये मेरे हिसाब के मुताबिक तो ये 2017 है, लेकिन बहरहाल अटॉर्नी जनरल अगर 2016 का है तो डेफिनेटली 2016 होगा। तो उसके हिसाब से अब जो मामला है ये इंक्वायरी कमीशन इस मामले को देखेगा। अगर इसको स्टे करने के लिए कोई बेंच तश्कील दिया जाता है तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बड़ा वाजे हो जाएगा। फिर एक और किस्म की जो चार्जशीट है, ये किस्म का बयानिया जो है वो कम से कम गवर्नमेंट को जरूर मिलेगा कि देखें जी जजेस अपना एहतसाब अपनी फैमिली का एहतसाब ही नहीं होने दे रहे। जी हसन साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब साहब मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कॉमनर के लिए एक अच्छी खबर है। हुकूमती सतह पर ज़रा ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने जा रही है। कितनी कमी होने जा रही है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ 15 मई से हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया था, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर कमी की गई और हाई स्पीड डीजल की कीमत 30 रुपये कमी के बाद 258 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब जराए दावा कर रहे हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 30 से 40 रुपये मजीद कमी का सोच रही है। पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किस तरह कम करेगा, किस तरह मुमकिन बनाएगा, स्टेबल कैसी होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी बजाय दो बुनियादी वजूहात दिखाई देती हैं। पहली ये कि आलमी मार्केट में मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी देखी जा रही है, जिसका फायदा हुकूमत बराह रास्त अवाम को देना चाहती है। गुज़श्ता दिनों में जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो हुकूमत ने ये सारा रिलीफ बराह रास्त अवाम को मुहैया किया। इस दौरान ना तो डीलर मार्जिन को छेड़ा गया, ना ही पेट्रोलियम लेवी की मद में कोई कमी की गई और ना ही पेट्रोलियम कंपनीज के मुनाफे को कम करके अवाम को रिलीफ दिया गया। और इसके बरक्स हुकूमत ने आलमी मंडी में होने वाली कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कमी के बाद एक बार फिर आलमी मार्केट में दोबारा से तेल की गिरती हुई कीमतें देखी जा रही है। इस तरह अमरीकी WTI $3.5 सस्ता होकर फी बैरल कीमत 68.60 पर आ गई है, जबकि बरतानवी खाम तेल भी $3 सस्ता हो गया है। दूसरी अहम वजह यह है कि रशिया से जो पहला कार्गो है वो ऑयल की खेप लेके रवा माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसके बाद यकीनन ये इम्कानात रोशन हो गए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 40 रुपए की कमी का रिलीफ दे सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।